हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अनुज पटेल, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या आप नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी या तैयारी की सोच रहे हैं, तो इस संदर्भ में मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाने की या कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी इफ़ यू आर ए बिगनर्स। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, आप कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या सिलेबस, कैसे स्टार्ट करें। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अगर ग्रेजुएशन के कौन से स्ट्रीम में हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं या आप पीजी के सभी स्ट्रीम में आप वर्क कर रहे हैं या पीजी कर चुके हैं, आपकी उम्र, आपकी एज जो भी है वो कितनी हो चुकी है, उस हिसाब से मैंने ये एक वीडियो तैयार किया है आपके लिए और कुछ चीज़ें आपको बताने की या आप तक पहुँचाने की कोशिश है हमारी, कुछ समझाने की कोशिश है। इस संदर्भ में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी इफ यू आर बिगिनर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टिप्स हैं, आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, फिर इनमें बाद में डिटेल्स में बताएंगे कि कुछ टॉप टिप्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा, पहला है बी प्रिपेयर्ड। आपको सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, मानसिक और शारीरिक। आपको थोड़ा लेबर भी करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को कई जगह या आपको सोशल मीडिया या सोशल बहुत कम कट करके अपने आप को पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाइए। दूसरा है कि नाउ योर सिलेबस। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस पता है। सिलेबस पता है, आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस डाउनलोड होना चाहिए आपके सामने। अगर डाउनलोड करके अगर आप उसको अपने हाथों से लिख सकते हैं तो लिख कर उसे अपनी टेबल के पास सजा लीजिए और कुछ समझने की कोशिश कीजिए। मेरा तो ये कहना है कि आप सिलेबस को लगभग शुरुआती 1 महीने डेली 1 से 2 बार पढ़ें, पूरा समझने की कोशिश करें और इसको हम बाद में आपको फिर बताएंगे। नाउ द बुक मटेरियल्स। आपको कौन कौन सी मटेरियल्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या छोड़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सब पे भी हम बात करेंगे। फिर इसके बाद अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आप किसी चीज़ की जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप तैयारी के सेशन में होते हैं, तैयारी के पीरियड में होते हैं, तो आप तैयारी कैसे करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। तो आपको प्री प्लस मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर आपके सामने होने चाहिए। इस क्वेश्चंस को आप देख सकेंगे कि इसमें किस टाइप से पीटी और मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनालिसिस बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड। तो इन सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर है आपके प्रॉपर टाइम टेबल। आप जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप चाहे ग्रेजुएशन में ही आप होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसमें भी आपका एक टाइम टेबल होगा आपके पास कि मुझे इतने से इतने टाइम तक स्कूल कॉलेज जाना है, कॉलेज से लौट के इससे इतने टाइम तक पढ़ना है। इसके बाद ग्रेजुएशन अपेयरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग के बाद आपको देखना होगा कि आप जो बचे हुए समय में आपको स्वयं भी कुछ पढ़ना है। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, किसी ऑनलाइन क्लास है अनअकैडमी प्लस पर या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, इन सब पे आप पढ़ना भी है, देखना भी है। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपको देखना है कि यूटिलाइज स्पेयर टाइम। आपको टाइम जो है अधिकतर कब पढ़ना है, कब कॉलेज जाना है, कॉलेज से लौट के कब पढ़ना है, कब अपने पर्सनल
रिलेशंस को टाइम देना है या अधिकतर आपको किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे। रेगुलर स्टडीज होना चाहिए, जो भी आपका टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को फॉलो करें। वैसे तो यूपीएससी के बच्चों का टाइम टेबल कोई ऐसा बनता नहीं है आज तक, लेकिन हाँ मानसिक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इतने से इतने घंटे पढ़ने ही हैं, वही चीज़ बेटर है और इस पर काम करें। फिर है मेकिंग हेल्पफुल नोट्स, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, अलग अलग साइकोलॉजी पे है, आपको कैसे बेटर है, ठीक है, पहली बार पढ़ के ही नोट्स बनाना है कि दूसरी बार पढ़ के नोट्स बनाना है, ठीक है, या तीसरी बार पढ़ के नोट्स बनाना है, तो ये आपको डिपेंड करेगा कि आपको बताएंगे। फिर आप जो नोट्स बनाएंगे उनमें रिवीजन टाइम टू टाइम बार बार करना है, ठीक, कैसे करना है इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जब आपका रिवीजन टाइम टू टाइम हो चुका, सब कुछ होगा, तो आपको एक सब्जेक्ट, एक जीएस के संदर्भ में आपको एक सामान्य समझ आपके अंदर विकसित हो गई, ठीक है, किसी भी जीएस के पेपर के किसी सब्जेक्ट के या पूरे जीएस के पेपर पे या ऑप्शनल पेपर के सब्जेक्ट पे, तो फिर उस पर आप कुछ लिखना शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के हिसाब से, इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट सीरीज में आपको कई आधार बताएंगे, जैसे आप मॉक टेस्ट सीरीज में अगर ग्रेजुएशन अपेयरिंग है, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद स्टेज पॉजिटिवनेस, आपको पहले बता चुके हैं कि आप ना ही अपने बारे में नकारात्मक सोचेंगे, ना ही दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचेंगे, अपनी सारी एनर्जी अपने आप में ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी पढ़ाई पे अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है पहला सुख, निरोगी काया, आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, ठीक, आप अच्छा अच्छा शारीरिक सुख, मानसिक सुख, ये दोनों ही ज़रूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित करें, ठीक, अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर सकें, अपने आप को समेट सकें। फिर हम बात करेंगे कि आपको कैसे हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट, इस सब पे चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हार्ड वर्क कन्वर्ट टू गुड लक एंड सक्सेस, कैसे आपको ये कन्वर्ट करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस इफ़ यू आर ए बिगनर्स। हम ऐसे कहें कि अगर आप मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन की तैयारी में हैं या अपेयरिंग में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सुना है कि यूपीएससी कुछ संस्था है जो आईएएस का एग्ज़ाम कराती है, जो आपके शहर का एक एसडीएम, डीएम, एसपी होगा, उसके बारे में सुना होगा, तो आपके मन में एक उत्सुकता जगती है कि मैं भी ये बनूंगा। खासकर जब बच्चे ग्रेजुएशन में होते हैं तो उनके अंदर ये विचार आते हैं। तो ये तैयारी आपको कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म की चीज़ नहीं है कि आप कहीं से कुछ पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, ऐसा इसमें नहीं है। आपको सीधे से सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है, पहला पॉइंट है कि अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं हम कह सकते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कहाँ से यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करें अगर कि यदि आप ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हैं, बात एक ही है, आपकी एज क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है। हम इन तीन चीज़ों पे बात करेंगे। ये रिपीटिशन हो गया, दोबारा से माफ़ कीजिएगा। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। इसके बाद आप पहली बात करते हैं कि आप ग्रेजुएशन में हैं या अपेयरिंग में हैं। तो पहली पॉइंट है कि स्टार्ट द प्रिपरेशन एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, और वो भी न्यू वाली स्टार्ट करेंगे। बाकी आगे बताएंगे कि ओल्ड कौन सी, ओल्ड की अगर ज़रूरत है तो सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री की ज़रूरत है, बाकी और किसी एनसीईआरटी की आपको नए एनसीईआरटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो भी 11th-12th की पढ़िएगा। अगर आप ये
वाली किताबें आप न्यू पढ़ते हैं। अब न्यू ही रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, इसके आगे नहीं। फिर ओनली स्टार्ट रीडिंग, अगर आप अपेयरिंग में हैं, आपको भी कुछ नहीं, सिर्फ आप एक आदत डालें अपनी, क्या, न्यूज़पेपर रीडिंग करने की, ठीक है, कोई भी एक। और साथ में अगर हो सके तो आप इवनिंग या मॉर्निंग में रेडियो सुने, न्यूज आती है जो, उस पर सुने, चर्चा सुने। और अगर इसके साथ साथ आपको और इंटरेस्ट पैदा होता है तो आप पॉसिबल हो सके तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल्स हैं, इनको वॉच करें, ठीक है। इसमें वो भी वॉच करना है क्या, कि जो नए नए मुद्दों पे लोकसभा राज्यसभा आपको सुनने को मिलेगा, नई टर्मिनोलॉजी समझने को मिलेगी, अलग अलग एरिया पे डिबेट सुनने को मिलेगी, चाहे सोशल इशू हो, चाहे साइंस हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे आईआर हो, आपको सभी कुछ ही मुद्दों पे लगभग लोकसभा राज्यसभा पे आपको बात करने को मिलेगा डिबेट के माध्यम से, ठीक है। और इकोनॉमी के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और तैयारी की शुरुआत हम उस पॉइंट से करेंगे, ठीक है। तैयारी पॉइंट हम कहाँ से करेंगे, जिस विषय में आपकी रुचि या जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक, जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है, ठीक, तो आप ज्योग्राफी शुरू कीजिए। अगर आपको इकोनॉमी अच्छी लगती है तो इकोनॉमी से शुरू कीजिए, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो हिस्ट्री से शुरू कीजिए। इससे क्या रहेगा कि आप में एक हैबिट से एक आदत आएगी पढ़ने की, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक साइकोलॉजी आपको कहने लगेगी क्या, कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, हम कर सकते हैं। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार धीरे धीरे विकसित होने लगेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास जागने लगेगा। इसी के साथ साथ में लाइक्स कुछ ज्योग्राफी हिस्ट्री, जैसे आपको बताया कि ज्योग्राफी हिस्ट्री एनवायरनमेंट साइंस इकोनॉमी एटीसी, मतलब और भी जो भी सब्जेक्ट हैं। फिर दूसरा केस अगर हम बात करें कि अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो इन दैट केस में आप क्या करेंगे। तो पहला केस है आपका कि स्टार्ट एनसीईआरटी 9 to 12, ये भी न्यू से शुरुआत करेंगे, ठीक है, ये भी न्यू से शुरुआत करेंगे। और साथ में आप स्टार्ट रीडिंग सम इम्पॉर्टेंस बुक्स लाइक पॉलिटी लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, ठीक है, इन दो स्टार्ट करेंगे साथ में, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अब बात करते हैं एज की हम अगर चर्चा करें तो अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा और 23 साल से कम है तो आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग वाली स्ट्रेटजी अपनाएं, मतलब 6 to 12 एनसीईआरटी और एक रीड ओनली न्यूज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, और साथ में आप रेडियो की न्यूज़ सुन सकें, साथ में लोकसभा राज्यसभा के डिबेट सुन सकें एरिया वाइज। बट आल्सो ट्राई सम अदर एग्जाम, साथ में आपको जब इस उम्र में हैं तो आप ये सब कर रहे हैं तो आपको जैसे CAPF का एग्ज़ाम देना है, PCS का एग्ज़ाम भर सकते हैं, लाइक SSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे दो चीज़ों को भी आपको फ़ायदा होगा, एक तो आप कंपटीशन में ये देखते रहेंगे कि हमारे नॉलेज का ये एग्ज़ाम UPSC ही कंडक्ट कराती है, और ये कभी एग्ज़ाम होता था इसके माध्यम से UPSC के IAS के थ्रू ये CAPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती थी मिलती थी, बट 2003 के बाद इसे CAPF के एग्ज़ाम में कन्वर्ट करके अलग कर दिया गया। तो ये भी एक UPSC के जो IAS एग्ज़ाम है उसके समतुल्य एग्ज़ाम है, और इसमें कम एज के बच्चे ही जाते हैं। आपकी एज अभी 20 से ज़्यादा और 23 से कम है तो आप भरपूर एनर्जी है, आप इसको फॉलो करें, पढ़ सकें, आप में अंदर सकारात्मक एनर्जी विकसित होगी। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं आप में आत्मविश्वास विकसित होगा। साथ आप PCS का एग्ज़ाम दीजिए। PCS के एग्ज़ाम IAS, भारत में IAS के एग्ज़ाम के बाद PCS के एग्ज़ाम ही है जो दूसरे नंबर के एग्ज़ाम है भारत का, और इसको आप दे सकते हैं। और आपकी अगर मैथ बैकग्राउंड या आपको मैथ अच्छी लगती है, सीख सकते हैं, तो आप SSC को भी दे सकते हैं, क्योंकि SSC के थ्रू आपको अच्छी एग्ज़ाम मिल सकती है। और आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको UPSC ही छोड़ देना, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इससे आप में एक सकारात्मक एनर्जी डेवलप करेगी। इसके साथ अगर आपकी दूसरा केस अगर हम बात करें, अगर आपकी एज क्या है, 23 साल से ज़्यादा है और 27 साल से कुछ कम है, तो हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे, फिर आप UPSC टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। दूसरा, स्टडी आप स्वयं से 4 to 6 आवर्स की स्टडी स्टार्ट कर दें, अपना टाइम टेबल बना के।
और ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं, लेने होते हैं आपको। कम से कम 1 पेपर आपका तैयार होना चाहिए, खासकर फर्स्ट पेपर, ठीक, क्योंकि इसमें थ्योरी और थॉट होता है। तो थ्योरी था आपको समझ में रहेगा, तो इसका एप्लीकेशन आप जीएस के पेपर में अच्छे तरीके से कर सकेंगे, समझ सकेंगे, इस पेपर को अच्छे से कर सकें। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर के साथ में आपको जब ये सब करना है तो आपके साथ पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के पीटी और मेंस के एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको पता लग सके कि एग्ज़ाम का पैटर्न प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, वर्तमान में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको प्रीवियस ईयर के मेंस और पीटी और मेंस के क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, तब आपको एक आइडिया विकसित होगा। एक थर्ड है कि अगर आपकी एज 27 साल से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, तो फिर सिर्फ आप 6 मंथ वाली स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। जीएस के चारों पेपर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ का आप सिलेबस को नोट डाउन करेंगे या डाउनलोड करेंगे। इसके साथ आपको इसको अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो बेटर है, आप लिख के इसका एनालिसिस कर सकें बेहतर तरीके से। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद साथ ही आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की स्पेशली स्टार्ट कर देना चाहिए, और इसके लिए आपको 6 to 12 ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप देखें साथ में आपको डेली क्या करना होगा, 4 to 6 आवर्स की क्लासेस, 4 to 6 आवर्स की स्टडी, ये आपको स्टार्ट करनी होगी साथ में, क्योंकि आप एज के उस पड़ाव में है जहां आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। आपकी एज कम है, आपके कंपलसरी अटेम्प्ट शुरू होने वाले हैं, ठीक है, या शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप और जल्दी, बट आल्सो रीडिंग सब बेसिक बुक्स लाइक्स कौन सी, ओल्टी लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, एनओएस आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी 11-12 की, ठीक है। इन सब बात की हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करें अगर कि आपका बैकग्राउंड का मतलब आपने आर्ट स्ट्रीम से किया है, कॉमर्स स्ट्रीम से किया है, कि साइंस स्ट्रीम से किया है, तो तैयारी आपने किस स्ट्रीम में शुरू की है, कैसे की है, ये आपको देखना होगा। अगर आप आर्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, और तो आपको एनसीईआरटी 9 to 12 से पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अधिकतर आपका अगर आर्ट में ग्रेजुएशन है तो ये माना जाता है कि आपने 12th भी आर्ट में ही सब्जेक्ट में किया होगा और उधर आपने इन सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो आपको 9 to 12 एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। फिर चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हों या अभी अपेयरिंग में ही हों, अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कॉलेज की स्टडी से ज़्यादा ध्यान किस पे करेंगे, प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, कि कॉलेज की स्टडी कर रहे हैं तो कॉलेज की स्टडी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वही चीज़ पढ़ रहे होंगे दोबारा, ठीक है, चाहे आप आर्ट से हिस्ट्री से आप ग्रेजुएशन कर रहे हों, चाहे ज्योग्राफी से में कर रहे हों, चाहे इकॉनमी में कर रहे हों, तो वो चीज़ें आप में गो थ्रू हो रही होंगी आपके साथ। तो आप यहाँ 9th 12th क्लास से एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप बात करेंगे अगर कि स्टार्ट 2 मंथ क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है, स्टार्ट 2 घंटे की आप क्लास ऑनलाइन अनअकैडमी प्लस पर शुरू कर सकते हैं या किसी और चैनल पे शुरुआत कर सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे। अगर आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पहुंच गए तो आप तैयारी करना चाह रहे हैं, पहले आप तैयारी क्या करेंगे, तैयारी के फॉर्म में आप पहले प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन पीटी मेंस के लीजिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके पास सिलेबस इससे पहले होना चाहिए, तैयारी के संदर्भ में सिलेबस नोट डाउन होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों की आपकी हैबिट पहले से हो जानी चाहिए। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे मेंस और पीटी के, पीटी में क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं और मेंस में क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें इफ इन केस बैकग्राउंड कॉमर्स तो सो स्टार्ट, फिर आप अगर आपका कॉमर्स से स्टार्ट है, कॉमर्स वालों के लिए एक खास चीज़ है कि इनका जो भी होता है अकाउंट सेक्शन होता है या कॉमर्स से रिलेटेड जैसे
बीकॉम में या एमकॉम कर रहे होते हैं तो एमबीए से रिलेटेड पढ़ना। हाँ, इन्हें इकोनॉमी की समझ ज़्यादा होती है और लोगों से, अगर इन्होंने ठीक से कॉमर्स किया, बीकॉम या एमकॉम किया होगा कॉमर्स, तो इन्हें होती है। लेकिन इन्हें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी थोड़ी कम हो पाती है, क्योंकि या तो ये 12th से में ही कॉमर्स में चले गए होते हैं या 12th के बाद कॉमर्स लेते हैं। तो ये लगभग ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के छोड़ के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से कट से जाते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। सो स्टार्ट आप करेंगे कौन सी स्टडी से? 6 to 12 एनसीईआरटी आप स्टार्ट करेंगे। इसके साथ आप सबसे बेस्ट होगा कि स्टार्ट आप इकोनॉमिक्स करें। कारण क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके बीकॉम सेक्टर या एमकॉम सेक्टर में बैकबोन होती है, ठीक है। उन्हें इकोनॉमी की ज़्यादा समझ हो जाती है। जब वो इकोनॉमी पढ़ना शुरू करेंगे 6 to 12 एनसीईआरटी, तो उनमें एक समझ और अच्छी विकसित होगी। जैसे हमने पहले आपको बताया कैसे कि इसमें एक आत्मविश्वास जागेगा कि हम ये पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जब आपके अंदर आत्मविश्वास डेवलप हो जाएगा तो आप धीरे धीरे अगले स्टेप पे दूसरी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, तो आपके अंदर वो जल्दी कर सकेंगे और समझ सकेंगे, ठीक है। फिर ऑप्शनल पेपर जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि ये बीकॉम या एमकॉम में या जो आपका सब्जेक्ट रहे हैं या रहा है, ठीक है, उसका ही हो। आप में बहुत अच्छी नॉलेज हो तो रेयर से रेयर लें, वैसे तो हम कहेंगे ना ही लें, क्योंकि ऐसा। अब दूसरा, आप यूपीएससी में ये देख लें कि आपके बीकॉम के सब्जेक्ट से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में ऑप्शनल पेपर में रखे गए हैं, ठीक, अगर लेना हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी ही नहीं। या तो आप बीकॉम के कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा होगा जो रखा गया होगा, नहीं तो एमबीए वाले बच्चे का एमबीए कर रहा है तो एमबीए सब्जेक्ट है, उसमें अगर नॉलेज अच्छी है तो लें। वरना आप सीधे आर्ट के सब्जेक्ट में आएँ और ह्यूमैनिटीज़ का कोई एक सब्जेक्ट चूज करें जो आपका जीएस से रिलेटेड हो। कैसे हो, लेकिन ऐसा ज़रूर हो, हाँ, जो जीएस से रिलेटेड हो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करें, वो सब्जेक्ट आपके जीएस का पार्ट होना चाहिए, एक पार्ट के रूप में। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, पॉलिटी हो, ठीक है, इकोनॉमी हो, ये सब चीज़ें आपके एक पार्ट के रूप में जीएस में इंक्लूड हो, मतलब कोई ना कोई पार्ट होना चाहिए। इससे आपको जीएस में हेल्प मिलेगी और अच्छा कर सकेंगे। साथ ही स्टार्ट प्रिपरेशन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। आप 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी शुरुआत करेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कारण कि आपको अनअकैडमी या कोई भी ऑनलाइन क्लास करने के बाद आपको लाइव क्लासेस के बावजूद भी 3 से 4 आवर्स की स्टडी करनी होगी। ये शुरुआती दौर में है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आप अच्छा करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हमें मेहनत ज़्यादा है औरों से, औरों को और कहीं जगह पे मेहनत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि इफ़ इन केस बैकग्राउंड साइंस, सो स्टार्ट। हम अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हमें तैयारी कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, तैयारी कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। साइंस में भी आपने नॉर्मल साइंस किया है, ठीक है, बीएससी, दैन आपने अगर बीटेक किया है, ठीक है, अगर बीटेक एमटेक किया है, आपने बीटेक आईआईटी से किया है, एमटेक आईआईटी से किया है, कौन से सब्जेक्ट से किया है, ये सब मैटर इसमें फॉलो होते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है कि आपने बीएससी नॉर्मल की है, तो हम इस पर बात करेंगे, बाकी इन सब्जेक्ट की अभी बताएंगे। इन लोगों का सबसे बड़ा, और सभी साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इनमें स्टडी करने की एक हैबिट्स होती है, आदत होती है इन्हें पढ़ने की, ठीक है, आदत होती है। और ये अच्छा पढ़ते हैं, बैठते हैं, इन्हें समझने की क्षमता इनकी अच्छी होती है, ये साइंस बैकग्राउंड से होती है। और एक पॉइंट बताना चाहूँगी, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मैथ के स्टडी करते करते बच्चों का माइंड शार्प होता है। मतलब जो लोग मैथ अच्छी कर लेते हैं उनका माइंड ज़्यादा शार्प होता है, क्योंकि मैथ माइंड को शार्प बनाती है, ठीक है। जैसे लोग माइंड को बढ़ाने के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक गोलियाँ बहुत कुछ खाते हैं, उसी तरीके से मैथ वाले बच्चों के लिए क्या है, जिन लोग बच्चों का मैथ होता है और वो मैथ में अच्छी पकड़ या अच्छी मेहनत करते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प हो जाता है। तभी आपने देखा होगा आईटीएन के बच्चे जो होते हैं उनका माइंड औरों की अपेक्षा ज़्यादा शार्प होता है, अच्छी पढ़ने की हैबिट्स होती हैं, ये एक पॉइंट है। सो
आपको तैयारी का पहले तो है, आप स्टार्ट 4 to 6 आवर्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डेली। अगर हम साइंस वालों की बात करें तो उनको प्रिपरेशन साइंस से नहीं करनी चाहिए। कारण पहला ये है कि अगर साइंस से प्रिपरेशन शुरू करो तो आप साइंस वाला बच्चा चाहे बीएससी हो, एमएससी हो, ठीक है, या एमटेक हो या बीटेक एमटेक हो, उनमें एक साइंस की बेहतर समझ विकसित हो जाती है, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है साइंस में, तो उनका बेसिक्स भी लगभग क्लियर होता है। बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो वो आगे मतलब बेसिक्स से स्टैंडर्ड्स की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे, इसलिए उनका पहले से ही ये बैकग्राउंड तैयार होता है। फिर उनकी तैयारी हमेशा उन्हें तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, आर्ट के सब्जेक्ट से, खासकर ज्योग्राफी के, मतलब जीएस के संदर्भ में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ज्योग्राफी। कारण ये है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप साइंस के संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। साइंस का इसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हुआ है, ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान का कहाँ कहाँ है, तो बहुत सारी आपको साइंसेस में आपको देखने को मिलेगी लगभग हर पार्ट में, ठीक है। फिर ऑप्शनल पेपर को साइंस के सब्जेक्ट के रूप में आप क्या करेंगे, बहुत ही रेयरली ही लें। कारण है कि अगर आपने नॉर्मल बीएससी किया है, आपको लगता है कि मेरे फिजिक्स या केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, पहले तो आप यूपीएससी के सिलेबस के ऑप्शनल पेपर में जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो उसके सिलेबस से अपने सब्जेक्ट का मैच कर लें कि कितना सिलेबस आपने पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, क्या चीज़ें आप जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। दूसरा, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो एक्चुअली न्यूमेरिकल और डेरिवेटिव्स होते हैं। आपको एक ये सिचुएशन बेस दे दी जाएगी, ये सिचुएशन है तो क्या करना है, कैसे करना है, तो बहुत ही आपकी अच्छा सब्जेक्ट हो, बहुत ही आपकी अच्छी कमांड हो, तभी आप हाथ लगाएं। ऐसा नहीं है कि बीएससी, अधिकतर बच्चे जो सेलेक्ट इसमें होते हैं, बीटेक आईआईटी, बीएमटेक आईआईटी वाले बच्चे, इसमें टॉप 10 में 3 से 4 बच्चे जो होते हैं वो इधर साइंस के सब्जेक्ट ही लिए होते हैं। आईआईटी का कोई सब्जेक्ट होगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट लिए होगा, 3 से 4 बच्चे मिलेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि ये अपनी इस लाइफ में इतनी मेहनत कर चुके होते हैं, उन्हें सब्जेक्ट पे इसके बावजूद भी मेहनत इतनी करनी पड़ती है क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस भी उसी हिसाब से और इसी स्टैंडर्ड का है कि आपको एक अच्छा लेवल होना चाहिए आपके अंदर पहले से, ठीक है, या आपके अंदर एक बेहतर समझ हो सब्जेक्ट, तभी आप इसे लें। अन्यथा अगर आप हमारी कलम से सुनना चाहेंगे तो मेरी समझ में सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप ज्योग्राफी, फिलोसफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट को चूज करें। कारण है कि जो भी प्रेजेंट टाइम में बच्चे आ रहे हैं बीटेक, एमटेक, बीएससी के, वो अधिकतर ज्योग्राफी में अच्छा, फिलोसफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी में सब्जेक्ट लेके कम समय में 4 से 5 महीने में अपना तैयार करके एक अच्छी समझ विकसित करके अच्छे नंबर उठा लेते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं। इन सब्जेक्ट का जो मतलब ज़्यादा है, बीटेक और एमटेक वाले बच्चे भी इन पे लेते हैं, ठीक, तो ऐसा नहीं है नहीं लेते हैं, तो आप भी इस पर सोचिएगा एक बार। फिर हम बात करें सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से आपके होने चाहिए। पहला है कि मेंस पेपर कि आप जहाँ से जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेंस का पेपर उठाएंगे आप जीएस का, ठीक, आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, मान लीजिए आपने उत्तरवर्ती मुगल काल से शुरू किया, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री तक जाएंगे, तो इसका ये एक सब्जेक्ट के रूप में मान लो एक पार्ट है, हिस्ट्री का एक पार्ट है, तो इस पार्ट की आपके पास क्या होनी चाहिए, क्वेश्चंस पेपर होना चाहिए, पीटी कम मेंस का, ठीक है, देखते रहिए, जिससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न की एक बेहतर समझ हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फिर जो है क्या नाम, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जिसे कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत, इसमें आपको एक पैटर्न, एक सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो एक मेंस के पैटर्न, क्योंकि ये सब मेंस का ही हो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत आपको मेंस में ही मिलेगा, पीटी में नहीं मिलेगा। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, तो आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट है कि एशियन टेल में, अधिकतर एशियंट का ही है, मेडिवल में है कम है, जो भी है मेडिवल में बच्चा कुछ है, वो मॉडर्न में है थोड़ा बहुत है, ठीक है, तो अधिकतर चीज़ें हैं। फिर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, आप एनालिसिस कर सकेंगे कि ये क्वेश्चन आपने अभी देखा, पढ़ा, इससे रिलेटेड है, और आपको कुछ और समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या और समझ हो सकती है, उस क्वेश्चन से और चीज़ें क्या क्या रिलेटेड हो सकती हैं, इन सब पे आप में एक समझ विकसित होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है।
फिर हम अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो पहला है कि ग्रेजुएशन 23+ आर्ट बैकग्राउंड के हैं, तो सो स्टार्ट फर्स्ट 4 to 5 आवर की स्टडी करें, स्टार्ट ज्योग्राफी हिस्ट्री से करें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स 9 to 12 की पढ़ें, न्यू वाली, वो एनी वन रेफरेंस बुक लाइक्स लक्ष्मीकांत एंड अदर बुक्स, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स। दूसरा स्टेप है कि ग्रेजुएशन 20+7 आर्ट से ही है, ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड के हैं, तो सो स्टार्ट 6 to 7 आवर्स की स्टडी सेल्फ। ऑप्शनल पेपर स्टार्ट करना होगा यहाँ पे आपको, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होगा? जीएस फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, रेफरेंस बुक लाइक लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, स्पेक्ट्रम इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड आईयूएस आर्ट एंड कल्चर, ये सब आपको स्टार्ट करना होगा साथ में। विदाउट सिलेबस एंड विदाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बिना आप प्रिपरेशन शुरू मत कीजिएगा, ठीक है। ये हम पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं विकास, कारण इसका हम बता दे रहे हैं आपको। विकास, इसके बिना तैयारी हम नहीं कर सकते, ना ही तैयारी के प्रारूप को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। कि आपके पास जब ना सिलेबस होगा, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें आपको पता ही नहीं है। आप हाँके जा रहे हैं कि ऐसे ही पढ़ लें, कोई किताब उठाई, क्योंकि रेफरेंस बुक है एकेडमिक लेवल से, उसी के सब्जेक्ट में से कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या छोड़ना क्या पढ़ना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो गए पीटी का, तो पीटी में आप देख पाएंगे आपको क्या चढ़ना है क्या पढ़ना है, ठीक। पीटी में आप देखेंगे आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये भी एक अंदाज़ा लगेगा। वैसे तो पीटी में लगभग कहा जाता है कि बहुत कुछ पढ़ना होता है, बट कुछ छोड़ना भी होता है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मेंस में आपको उससे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि एनालिसिस कॉन्सेप्ट सभी कुछ है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। आपको सरल और सटीक भाषा में लिखना भी है, टू द पॉइंट टू द क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको एक बेहतर समझ होगी। तो इसलिए आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पीटी और मेंस विद सिलेबस होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे, जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप फोकस इस बात पर ज़रूर करेंगे कि सिलेबस जो हो वो पीटी और मेंस, स्पेशली मेंस के सिलेबस को ठीक ढंग से एनालिसिस कर लें। हम आपको यहीं ऊपर बता चुके ये चीज़, ठीक है। एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे आप तोड़ेंगे, हम बात करें अगर कि हिस्ट्री बात करें, तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में क्या होगा, एक तो उत्तरवर्ती मुगल काल, मतलब औरंगजेब के बाद 1907 से आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता तक, मतलब फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता तक। इसके बाद आप बात करेंगे, इसे तोड़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से अब तक। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसी में हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री का पार्ट आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। और हिस्ट्री के बाद 3 पार्ट हो गए। अब 3 पार्ट में भी अगर आप बात करेंगे, इसमें आप देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल के बाद फिर अंग्रेज़ों का आगमन होता है, ठीक है, किस तरीके से आगमन आए, फिर कैसे उपनिवेश बनाए, कई हिस्सों में तोड़ते चले जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात कैसे गांधी नेहरू की राजनीति का दौर, इसके बाद गांधी परिवार की राजनीति, कांग्रेस का शासन में आना, इसके बाद धीरे धीरे अन्य पार्टियों का शासन में आना, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का इस पार्टियों में रोल, क्या क्या वर्क किए आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार के, ठीक है। तो ये सब पॉलिसी नीतियाँ आपको यहाँ पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर में अगर आप बात करेंगे, तो आर्ट एंड कल्चर में आपको एशियंट काल में देखा होगा कि आपने क्या क्या, जो अपने राजा महाराजा हुए करते थे, कुछ तो अपनी शान शौकत में बनवाते थे, कुछ धार्मिक होते थे, ठीक। तो इन्होंने क्या क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इनके कीर्तिमान देखते हैं। कुछ तो कीर्तिमान है, ठीक, उसके कीर्तिमान हैं, कुछ उन्होंने अपने अभिलाषा बस, अपनी विकास बस बनवाए हैं। तो इन सब में आपको एक आर्ट एंड कल्चर का एक डेवलप, कैसे कैसे आर्किटेक्ट का विकास हुआ, ऐसे अगर इसकी चर्चा करें तो हम लोग इसकी चर्चा इंडस वैली से ही कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में कैसे कैसे मानव ने दीवार पर चित्र उकेरना शुरू किया, हम इसकी भी बात करेंगे इसी आर्ट एंड कल्चर में। जबकि ये एशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम इसे आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे और एशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एशियंट हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, तो एशियंट हिस्ट्री प्रॉपरली नहीं है। आपको एशियंट हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर, जो एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तक का जो भी फेज है, उसमें हम इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के रूप में क्या क्या कार्य किए हैं, क्या कौन सी, मतलब लिपियाँ, मंदिर, शैली,
बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे, जब हम इंडियन सोसाइटी आ जाते हैं तो इंडियन सोसाइटी को भी कई भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की फीचर्स क्या है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी को कितने पार्ट में बांटा गया है, इन सब पे चर्चा करेंगे। इसके बाद जोग्राफी की बात करें तो इंडियन बर्ड जोड़ेंगे। इंडियन बर्ड जोड़ने के बाद फिजिकल जोग्राफी इंडिया, बर्ड जोग्राफी इंडिया, फिर आपको इंडियन बर्ड के मिनरल्स पढ़ने हैं तो आपको ये देखना, प्लस ह्यूमन जोग्राफी भी पढ़नी है। इन सब चीज़ों में आपको चर्चा देखनी होगी। इसी तरीके से अन्य पेपर्स के भी हैं, पॉलिटी का भी आपको बताएंगे। ठीक है, लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चंस पेपर आप ज़रूर देखें प्रीवियस ईयर के, ताकि अकॉर्डिंग आप एक आइडिया लग जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या छोड़े जा रहे हैं, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, जो हम मेहनत किए जा रहे हैं बस पढ़ना और किए जा रहे हैं मेहनत। क्योंकि यूपीएससी का एक पैटर्न है, एक क्वेश्चंस पूछने का लेवल है जो आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एक अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछता है। ठीक है, बहुत ही ब्रॉड में यूपीएससी का सिलेबस है। ठीक है, यूपीएससी के जीएस में सिर्फ से एक पॉइंट में है सिलेबस, लेकिन इसको इतना ज़्यादा ब्रॉड है, इसको आप खोलने बैठेंगे कि आप अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट ही आपको, लाइक देन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हो गए, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। पढ़ते पढ़ते आपको जनरल आइडिया समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, यूपीएससी क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, आपको एक बेहतर समझ हो जाए जर्नलिस्ट के तौर पे। और साथ ही आप इन सब के साथ साथ ईसीएफ एंड पीसीएस स्टेट लेवल कमीशन के फॉर्म फुलफिल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है, आप कहाँ है। आपने जो अभी तक तैयारी की है, आपका जो एग्ज़ाम का लेवल और आपकी नॉलेज का लेवल कहाँ तक समतुल्यता है, आप कहाँ तक मतलब मैच कर रहे हैं लोगों के साथ। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है वह लोग इस साल प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन 2021 को ध्यान में रखते हुए तो ये सब तैयारी शुरू करेंगे। लास्ट में जब आपकी एक तैयारी हो जाएगी, जो हम आपको पहले बताते चले आए थे कि जब आपका प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के पॉइंट से आपको छोड़ देते, रिवीजन के बाद आपको करंट बताए थे, तो अपडेशन विद करंट, ये लास्ट में इसे रखा कि आप तैयारी शुरू कर चुके हैं, आपकी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। तो और आपके हर सब्जेक्ट में जीएस के, ऑप्शनल पेपर के में आपका बेहतर समझ विकसित हो चुकी है। फिर आप आ जाएंगे लास्ट में अपडेशन विद करंट, क्योंकि जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर जीएस का, ऑप्शनल का आपके अंदर समझ विकसित नहीं होगी, तब तक आप करंट से उसको जोड़ नहीं पाएंगे। कारण यह है कि यूपीएससी अलग से करंट अफेयर्स का कुछ बहुत कम पार्ट पूछती है, अधिकतर वो जो कॉन्सेप्चुअल है, जो ट्रेडिशनल्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को से साथ जो उससे रिलेटेड करंट है उसी से जोड़ के पूछ रही है, उसी को अपडेट करके पूछ रही है। तो आपका जो क्वेश्चन का पेपर है वो अपडेशन, क्वेश्चन तो बेसिक ही रहेगा, मतलब ट्रेडिशन रहेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है या पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी रहेगा, लेकिन अपडेशन रहेगा कि हाल फिलहाल जो पॉलिटी या जोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, आईआर में जो घटनाएं घटी होंगी तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होता है, पता लगा 2 स्टेप उसने पूछ लिया आपसे कि एकदम ट्रेडिशनल टाइप के, ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट उसने करंट से रिलेटेड पूछ लिया, तो आपको तीनों स्टेटमेंट विद करंट से अपडेट होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम ऊपर चलते हैं, अब आपको कुछ चीज़ें और बतानी है साथ में कि आपको अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट बताए थे, आपको इतना बताने के बाद कि आपको कुछ टिप्स बताए थे इन चीज़ों के बारे में, हम अगर इनकी चर्चा करें, अब हम बताते हैं सिलेबस। जैसे हम पिछले जो भी चर्चा कर चुके हैं, तो सिलेबस में आप जब भी जीएस का 1, 2, 3, 4 इस तरह, फर्स्ट में आप देखिए कई पार्ट हैं। पहले तो हिस्ट्री है, सोसाइटी है, जोग्राफी है, ठीक है, जोग्राफी के भी कई पार्ट बन जाएंगे, सोसाइटी में भी बन जाएंगे, और हिस्ट्री में भी 3-4 पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बना देंगे, फिर इसके भी सब पार्ट। तो ये सब एनालिसिस होना चाहिए। इसी तरीके से आपका 4th सेकेंड पेपर में आप देखेंगे पॉलिटी है, आईजीपी है, आईआर है, ठीक है, ई गवर्नेंस है,
तो इन सब पे सब पार्ट बनेंगे। इसी तरीके थर्ड पेपर में अगर आप चले जाएंगे तो थर्ड पेपर में आप देखेंगे क्या कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी है, वो भी इंडिया एंड वर्ल्ड से रिलेटेड है। ग्लोबलाइज इकोनॉमी का दौर चल रहा है। मेंस का सिलेबस के हिसाब से, पीटी के सिलेबस के हिसाब से आप अगर बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल प्लस थ्योरीज पढ़ना है, ठीक है। वैसे ही साइंस है, साइंस टेक है, मेंस में तो साइंस टेक काम आती है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो पीटी में एनवायरनमेंट और साइंस टेक सभी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब समझ होनी चाहिए क्योंकि आप पढ़े रहेंगे। सेम चीज़ इसमें भी है। अगर हम पीटी में हिस्ट्री की बात करें तो एशियंट, मेडिकल और मॉडर्न अधिकतर यूपीएससी का एग्जाम पूछने का पैटर्न होता है जो वो सिर्फ एक तो एशियंट के कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री अधिक पूछता है, या फिर आर्ट एंड कल्चर पूछता है, ठीक है। सोसाइटी एज ए बहुत एक आधा क्वेश्चन रेयरली कभी कभार डालता हो उनको नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी आपसे पूछ लेगा हर लेवल से, ठीक है। ये सब है। एक्चुअल ज्योग्राफी कम पूछता है लेकिन बहुत कम कभी पूछता है। इसी तरीके से जीएस का फोर्थ पेपर देखेंगे तो इथिक्स का रिलेटेड है, जिसका आपको अगर कुछ पार्ट काम आएगा पीटी में तो वो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, ठीक है। रीजन एक्सेप्शन वाला पार्ट है, इंटीग्रिटी वाला पार्ट कुछ पढ़ने को मिलेगा, समझ विकसित हो जाएगी। ये सब आपको समझ विकसित करेगी, लेकिन जीएस में भी आपको हेल्प करेंगे। ये सब एनालिटिकल हिस्ट्री में होनी चाहिए। सेम चीज़ आपका एनालिसिस सिलेबस ऑप्शनल पेपर का होना चाहिए। ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं, दोनों के अलग अलग हैं। फर्स्ट पार्ट ऑप्शनल का होता है, इसमें थ्योरी प्लस मॉडल्स होते हैं, ठीक है। थ्योरी, थॉट प्लस मॉडल्स, थिंकर, तो इससे रिलेटेड है। इसका ही एप्लीकेशन सेकेंड पार्ट में होता है। जब इसकी आप बेहतर समझ हो जाएगी आपकी, तो आप सेकेंड पार्ट में आप इसकी चर्चा अच्छे से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नाउ द बुक्स मटेरियल्स। आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला हमने आपको अभी पीछे बताया कि एनसीईआरटी पढ़नी है। आपकी एज और आप ग्रेजुएशन में हैं, कब कहाँ पे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। साथ आपको कुछ रेफरेंस बुक्स लाइक पोल्टी लक्ष्मीकांत, आर्ट एंड कल्चर, NIOS, अगर बहुत ही अगर आपको अच्छा लगे तो नितिन संगानिया को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप NIOS पढ़िए, सरकारी बुक है, सरकारी साइट का नोट्स, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। दूसरा आपको क्या नाम, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री, ये सब रेफरेंस बुक्स होती हैं, ऐसा पढ़ना शुरू कीजिए स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं। साथ में आप देखेंगे कि जब आप पढ़ना चलेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर आपको पहले ही बता चुके हैं, पीटी प्लस मेंस का, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होने चाहिए, कैसे कि पीटी में क्या पूछा जा रहा है, कैसे करंट से अपडेट हो रहा है क्वेश्चन, सिर्फ करंट पूछा जा रहा है कि करंट से अपडेटेड हैं, ये आपको देखने को तभी मिलेगा, तभी आप समझ हो जाएगी, तभी आप उस हिसाब से पढ़ पाएंगे, ठीक। दूसरा मेंस में आप डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना होता है, बेहतर समझ होती है, सरल भाषा में लिखना होता है, सटीक आंसर लिखना होता है, कई क्राइटेरिया होते हैं। तो आपको एक बेहतर समझ के साथ, कॉन्सेप्ट समझ के साथ, विद फैक्ट मिला के आपको एक आइडिया जनरेट करना है, सही सीधी और सरल भाषा में, ठीक है। जिसे आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की भाषा बहुत ही सरल और सटीक है, ठीक है। इस चीज़ में आप देखेंगे। यहीं पे अगर हम बात कर दें प्रॉपर नोट्स बनाने की बात, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने में पहला पॉइंट है, अगर आप पहली बार में ही नोट्स एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर नोट्स बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे मैंने सुना है कि सुनने में आया कि एनसीईआरटी पहली बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती है या समझने में दिक्कत होती है, लैंग्वेज उसकी टफ है। जबकि अगर हिंदी मीडियम में कुछ भी, अगर कुछ हिंदी का ठीक ठाक शब्द और हिंदी की सही भाषा है तो एनसीईआरटी में है। अगर आप एनसीईआरटी की भाषा को और उसकी पैराग्राफ्स को आप एप्लीकेशन अपने मेंस के पेपर में करेंगे तो आपको बेहतर नंबर लाने की ज़्यादा गुंजाइश, ज़्यादा चांस होते हैं अदर्स बुक पढ़ने की अपेक्षा। अदर्स बुक आपको जो एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है वो आप अदर्स बुक से पढ़िए, या किसी अदर बुक से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को आप एनसीईआरटी से समझिए। एनसीईआरटी में समझने का सबसे बेटर है कि ये स्टेप बाय स्टेप्स हैं और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसका एरिया बढ़ता जाएगा किसी भी टॉपिक का, तो आपको बेहतर समझ विकसित कर जाएगी, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट भी मिलेंगे आपको। तो एनसीईआरटी की भाषा को ही आपको मेंस में लिखते समय इसकी भाषा शैली को ध्यान में रखते हुए लिखना होगा, ठीक है। आप
एकेडमिक भाषा को बहुत ज़्यादा फॉलो ना करें, आप एनसीईआरटी की भाषा या उसे और सरल अपने शब्दों में लिख सकें, समझा सकें, बेहतर है। ठीक है, रटा रटाया तो कुछ भी नहीं चलता यूपीएससी में। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एकदम रटा रटाया जाके लिख गए कि अब डीपीएसपी पूछे गए जो पूछा जाता था 7-8 के दौर में कि जो नीति निर्देशकों की विशेषताएं बताइए या मूल कर्तव्य भारत में कितने हैं उनको लिखिए, वो सब कॉन्सेप्ट का दौर अब खत्म हो गया। ठीक, तो इस तरीके से अब आपको चर्चा के साथ आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है, एनालिटिकल लिखना है। ठीक है, क्रिटिकल और बहुत सारी चीज़ें समझते हुए लिखना है। इन सब बातों की हम चर्चा करते हैं, जो समझा रहे हैं। और तो हम बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी पहली बार आप पढ़े, नहीं समझ में आया, पहली बार पढ़ के अगर आप नोट्स बना लेते हैं, और ये तभी बेहतर कर पाएंगे। पहली बार आपने मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर से रिलेटेड आपने पहले तो एनसीईआरटी के पीटी मेंस टाइप के क्वेश्चन देखे, फिर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पीटी मेंस के क्वेश्चन देखे, आपको उसमें से लगा कि इसमें से देखिए पीटी में और मेंस में क्या टाइप से क्वेश्चन पूछा गया जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो उस चीज़ को तो नोट डाउन करना ही है, और एक समझ विकसित कीजिए कि इसके अलावा इसमें इससे रिलेटेड और चीज़ें क्या हैं जो हमको लिख लेनी चाहिए, नोट डाउन कर लेनी चाहिए। इन सब पे भी आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ना कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उतना ही नोट डाउन करना नहीं, उसके अलावा भी चीज़ें नोट डाउन करना है। क्योंकि यूपीएससी में एनसीईआरटी आपको छोटा भी देखने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के काम आएगी, पीटी में काम आएगी, मेंस में काम आएगी। तो उस तरीके से आप इसको नोट्स बनाइए। जिन बच्चों को पहली बार समझ नहीं आता वो दूसरी बार पढ़ें और उसे बनाएं। ठीक है, अच्छे से बना लें। और जिन बच्चों को दूसरी बार पढ़ने के बाद लग रहा है कि दूसरी बार भी पढ़ने के बाद अभी नहीं बना सकते, वो तीसरी बार पढ़ें फिर बनाएं। लेकिन तीसरी बार पढ़ने के बाद उन्हें बनाने की चौथी बार एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी जो कहती है कि कोई भी चीज़ जो पहली बार पढ़ते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 दिन याद रहती है या कुछ घंटे याद रखती है, 8 से 10 घंटे याद रहती है। दूसरी बार 1 सप्ताह याद रहेगी, मान लीजिए 1 वीक याद रहेगी। तीसरी बार जब याद करेंगे तो इसका एरिया मान लीजिए महीने, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने तक रख सकते हैं। तो इस तरीके से काम करती है। तो आप तीसरी बार पढ़ के इस बार नोट्स बना लें। तो जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार पढ़ें, एक बार में ही नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले तो शब्द दूर दूर लिखें, फिर आपको लाइनिंग भी दूर दूर, अक्षर भी दूर दूर के, सब मतलब अगली लाइन भी दूर दूर लिखें, जिससे 1 लाइन 2 लाइन के बीच में आपके पास गैप रहे, शब्द टू शब्द के बीच गैप रहे। आपको कोई नया शब्द जोड़ना है, आपको कोई नई लाइन जोड़नी है, ठीक, अपडेट करते हुए या कहीं और से कुछ लिखते हुए, या बीच बीच में आप थोड़ा सा खाली स्थान ज़्यादा छोड़ दें कि इन फ्यूचर यहाँ कुछ नया मिलेगा तो नोट डाउन कर लेंगे। तो उससे रिलेटेड तो वो चीज़ आप छोड़ते चलिए, इसलिए आपको थोड़ा सा गैप करते हुए चलना है। ठीक, इस तरीके से तो ये से कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यूटिलाइज एंड स्पेयर टाइम। आपका जो समय है, आपको मिलेंगे तो 24 घंटे ही दिन में या 1 दिन रात में, तो उसमें सोना भी है, खाना भी है, अगर घर पे हैं तो कुछ सोशल गैदरिंग भी कुछ ना कुछ 1-8 घंटे की हो ही जानी है। इसके बाद आपको कॉलेज में है तो कॉलेज जाना है, कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको कोचिंग जानी है या कॉलेज प्लस कोचिंग जानी है। तो इस तरीके से आपका स्पेयर टाइम देखना है कि आपको कहाँ चीज़ क्या बैठानी है। एक टाइम टेबल के साथ आपको पढ़ाई का भी टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें इतने से इतने घंटे डेली पढ़ने ही। आपको बता ही दिए हैं कि आपकी एज के हिसाब से आपको कितनी कब सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी हैं, ठीक है, और सिर्फ भी स्टडी करना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें बता चुके हैं। और भी आपकी अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं कुछ सोशल प्राइवेट, तो उसके लिए अगर समय निकालना है तो कैसे निकालना है, इन सब चीज़ों को आप देखते हुए आप काम करें। ठीक, और अच्छा वातावरण के साथ पढ़ाई करें। फिर आपकी एक जो भी होना चाहिए वो रेगुलर स्टडी में होना चाहिए। ठीक है, स्टडी होना चाहिए। कैसे स्टडी होना चाहिए, जैसे आप शाम को, दिन में अगर हम बात करें कि जैसे आप घर पे अपने, अगर आपको अपने माता पिता से, आपको अपने भाई बहन या आपके अपने मित्र से या आपकी गर्लफ्रेंड से आपको डेली बात करना है, उसी तरीके से आपको स्टडी भी रेगुलर करनी है। रेगुलर मीन्स है कि आप डेली आप चेक करें कि हमको कितने से कितने घंटे पढ़ना है।
कॉलेज भी जाना है, ठीक है, या कोचिंग भी जाना है, तो आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान इस पे करना पड़ेगा कि रेगुलर स्टडी आपकी कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है। आपकी सोशल गैदरिंग भले ही टूट जाए एक बार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो कॉलेज का पार्ट छूट जाए, छूटना है तो, अगर कॉलेज का पार्ट बिना जाए कर सकते हैं छूट जाए, लेकिन आपकी वो सेल्फ स्टडी मस्ट दैन कोचिंग, ये दो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रेगुलर स्टडी के साथ। फिर इसके बाद मेकिंग हेल्पफुल नोट्स। आप जो नोट्स बना रहे हैं वो कैसे बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है नोट्स के संदर्भ में। पहला नोट से आपको लेना है कि जैसे आपको लिखना है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, या गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता क्या है, क्या अर्थ है, किसने किस संदर्भ में आया था, ठीक है, और इसका और क्या क्या मतलब है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका जुड़ाव है, किस किस एरिया से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर समझ और विकसित करने के लिए आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको स्पेशली एक या लाइन दो लाइन में एक्सप्लेन करके लिखिए। आपको इतना समझना है कि उससे बेसिक्स तैयार, एक समझ विकसित हो जाए, आपके मेन कुछ कुछ एक आधे फैक्ट पड़े हुए हों, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर ये मेन से रिलेटेड है तो उस तरीके से नोट्स बनाएं कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, जल्दी रिवाइज कर सकें, आसानी से समझ सकें, इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। फिर जो आप नोट्स बनाएंगे उसे लगातार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आप हर जो आपने पढ़ा है तो धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपके अंदर वो इनहेरिटेंस मतलब अंदर ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे सब। लेकिन रिवीजन लगातार होना चाहिए। कोई भी चीज़ 3 से 4 महीने तक आप छोड़ के रहेंगे, मैक्सिमम 4 महीने बाद आपके अंदर से वो चीज़ ब्लैंक होने लगेगी, ये क्या होता है। आपको सुना सुना लगेगा कुछ होता है तो, लेकिन आपके मुख से उन सब के बारे में निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आपका राइटिंग प्रैक्टिस, जब आप अच्छी एक किसी सब्जेक्ट के ऑप्शनल पेपर में, ठीक है, जीएस के किसी एक सब्जेक्ट पे, एक पेपर के एक सब्जेक्ट में आपकी अच्छी समझ विकसित हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड पीटी, उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करें। खासकर आंसर राइटिंग होता है मेंस से रिलेटेड, ठीक। तो मेंस के रिलेटेड में आप देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट की जब आप बेहतर समझ हो जाए तो उस बेहतर समझ में आपको करना है कि आप उससे रिलेटेड प्रीवियस का क्वेश्चंस लें और उसको लिखने की कोशिश करें। फिर आप चेक करें, एक और समझ विकसित होगी। फिर आप उसमें सोचेंगे कि इसमें क्या बेटर है और क्या जोड़ा जा सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ इसमें थोड़ी चर्चा भी कर सकते हैं, टीचर्स के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं बेहतर समझ लिखने के साथ। लेकिन ये प्रैक्टिस, जब आपका एक बेहतर समझ हो जाएगी तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करना है। फिर साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ठीक है। पीटी के टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ज़रूरी है, पहला है कि जब आपकी तैयारी या तो पेयरिंग में है, आप समझ चुके हैं, जब आप टेस्ट सीरीज का होता है जिस साल आपको देना हो टेस्ट सीरीज उसी साल ज्वाइन करें या उसके साल जाने। टेस्ट सीरीज इससे पहले आपको देना है, जहाँ आपको ऑनलाइन कुछ मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए, ठीक है। जब तक आपको जिस साल देना नहीं उस साल तक आप प्रीवियस ईयर ही देखिए, क्वेश्चंस बहुत सारे पीछे साल के पीटी मेंस के देखते रहिए। और जिस साल तैयारी करना है, जैसे आपको 2021 में देना है तो 21 के लिए बेटर है या तो आप दिसंबर से ज्वाइन कर लें या जनवरी से ज्वाइन करें। जनवरी से मान लेता हूँ मई तक आपने ज्वाइन किया तो इसमें आप देखेंगे कि आपको डेली जो है 200 क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब 2 प्रैक्टिस सेट हो गए प्लस 150 दिन मिल गए, आपको कितना हो गया 30,000 क्वेश्चन। तो 30,000 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 30,000 में आपको डायरेक्ट भी 10 से 12 क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी प्रबल हो जाती है। दूसरा, आपकी बेहतर कॉन्सेप्ट है, समझ हो गई है। फिर आप ये देखेंगे कि डायरेक्ट रूप से आप कितने क्वेश्चन कर, इनडायरेक्ट रूप से कितने क्वेश्चन टकराएंगे। तो ये मान चलिए आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट रूप से मिल जाएंगे। फिर आप अपडेट्स, आपका अपडेशन अच्छा है, मतलब आप अपडेट कर लेते हैं तो अपडेट करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, अपडेट कर लेंगे तो अपडेशन के साथ ही आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। और इस अपडेशन का इसमें भी इम्प्लीटेशन हो सकता है, इसमें भी इम्प्लीटेशन हो सकता है।
तो हमको 100 में से 90 क्वेश्चन सही नहीं करने होते हैं, हमको सही करने होते हैं सिर्फ 60 से 65 क्वेश्चन। अगर आप 60 कर लिए तब भी आपका निगेटिव मार्किंग हटा के 55 से कम होना नहीं चाहिए, मतलब 56, 57, 58, 59, 60, इन सब सीरीज मतलब 60 से 65 के बीच में एकदम श्योर 60 माना जाता है अभी तक के, क्योंकि मतलब प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन की मैथ्स मतलब 60 से ज़्यादा अभी नहीं गई है। तो आने वाले फ्यूचर में हम 60 से 65 रख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा जाएगी 60 से 65, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। 1/3 है, ठीक है। फिर आपके अंदर स्टेप पॉजिटिव होनी चाहिए। वो कैसे? पहली है कि नेगेटिव, आपके अंदर नकारात्मकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में। अपने बारे में कैसे? कि आप ये सोचें कि हाय मैं नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर नकारात्मकता ये है कि अगर ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो आपको ये बुरा लग रहा है ये हाय कैसे अच्छा कर ले रहा है, हाय इसमें ये कैसे मिल गया, हाय ये इसका कैसे हो गया। ये चीज़ें ज़रूरी अगर आपके अंदर हैं, लग रहा है, तो इन चीज़ों को आप अपने अंदर आत्मसात कीजिए सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इस एनर्जी को इस नकारात्मकता जो विचार आए कि पढ़ाई की, जैसे कंपटीशन का जलन सभी में होता है, एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। आप कंपटीशन देखते हैं, पढ़ते हैं दूसरों को, तो आपके अंदर होता है मैं भी करूँगा, तो ये आगे बढ़ता, आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन कंपटीशन किसी को पीछे नहीं खींचना चाहिए। अगर आप किसी को पीछे खींच रहे हैं तो आप, पहले बताया था कि आपका टाइम, पैसा और अपना मतलब जो भी व्यक्तित्व है, तीनों में गिरावट लाएंगे, ठीक। और दूसरा ये है कि अगर इसको आप इसका बुरा करेंगे तो आप स्वयं भी उतना ही बुरा पाएंगे। तो इसकी पॉजिटिवनेस को अपने अंदर आत्मसात कीजिए और आप आगे बढ़िए। और अपने अंदर पॉजिटिव, अपने अंदर स्वयं में कोई गिल्टी नहीं लानी है, कोई आत्मविश्वास नहीं, मतलब नकारात्मकता नहीं लानी है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, या आप को कोई डिमोरलाइज करे तब भी नहीं होना है, ठीक। क्योंकि आपको समाज में टाइप के लोग मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों से बचना है। फिर आपका हेल्थी डाइट का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि डेली ड्राई फ्रूट खाना है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में आपने देखा होगा सभी बच्चे, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम वर्ग हो, सभी बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि ये तैयारी मेहनत मांगती है, लेबर मांगती है। तो आपसे पहले कैसी, शारीरिक प्लस मानसिक, ठीक है, दोनों। तो आपके पास हाँ इतना ज़रूर होना चाहिए हेल्दी डाइट में। आप हरी सब्जियां खाइए, भरपूर मात्रा में प्रोटीन लीजिए, हो सके तो दूध भी पीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चे जो होते हैं अधिकतर स्मोकिंग करने लगते हैं, इस चीज़ से बचिए। दूसरा, आपके अंदर और ज़्यादा कैपिटल हैं, रिसोर्सेज हैं, ड्राई फ्रूट खाइए, ठीक। साथ में आप अपनी स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, देखा होगा आपने, तो कितना ज़रूरी है, चाहे वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे कामकार का हो, चाहे जॉब का हो, सबको निरोगी काया की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब आप निरोगी काया रहेंगे तो आप के अंदर बीमारी कोई घर नहीं करेगी। दूसरा, इसके लिए आप मेडिटेशन करें, ठीक है, जो मानसिक चेतना और आपकी जो मानसिक ऊर्जा है उसे एकत्रित और एकाग्र करेगी, जो आपको बेहतर भविष्य में आपको किसी भी समझने के लिए किसी विषय को और किसी चीज़ को जो बेहतर की ओर ले जाएगी। तो इस चीज़ का करें। फिर आप स्मार्ट वर्क करें। मान लीजिए आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क के साथ आप कर रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन हार्ड वर्क में भी आप ये देखें कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कैसे क्या पढ़ना है, कम समय में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे एक दूसरे की चीज़ों को यूटिलाइज करना है, इन सब चीज़ों को आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपके अंदर हार्ड वर्क के द्वारा एक आप जल्दी समय में और कम समय में आप सारे सिलेबस को मेहनत द्वारा सही, लेकिन मतलब जल्दी सॉल्व करेंगे या जल्दी ख़त्म करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व के साथ आप सब कुछ तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते। कोई भी किताब आपको मिली तो ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर
कोई मेमोरी कार्ड लगा या आपने फटाफट सब अपने अंदर रख लिया, नहीं। उसमें यही देखना है कि किताब है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, मेरे काम की यूपीएससी से क्या रिलेटेड है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ज़रूरी है, यही सब स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसके साथ हार्ड वर्क कन्वर्ट टू गुड लक, मतलब हार्ड वर्क को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे गुड लक में, ठीक है, और गुड लक को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका हार्ड वर्क होगा तब गुड लक बन सकता है, और गुड लक को आपको सक्सेस में फाइनली आप सक्सेस। तो इसमें एक है सेल्फ बिलीव, अपने आप में विश्वास रखते हैं, हार्ड वर्क करें, विल ऑलवेज अर्न, कुछ ना कुछ आप डेली अर्न करें कि आपने क्या सीखा है, नॉलेज के संदर्भ में है। इफ़ यू अर्न यू सक्सेस, और एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो ये विराट कोहली की लाइन है, और आप विराट कोहली से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ठीक, तो थैंक यू, आपको भी गुड लक, धन्यवाद।